विकास ऑफिस के टूर से खुशी खुशी घर आया। रास्ते से उसने अपनी पत्नी प्रिया के लिए उसकी मनपसंद डार्क चॉकलेट और रजनीगंधा के फूलों का गजरा ले लिया था। घर पहुंचने के बाद जब वो अपने बेडरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिया बिस्तर पर बैठ के रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर विकास ठिठक गया। वो घबराते हुए पूछने लगा, क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? प्रिया फूट फूट के रो पड़ी और कुछ देर के बाद उसने थरथराती हुई आवाज़ में कहा, विकास, आज सुबह पापा जी ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये सुनकर विकास स्तब्ध सा रह गया। उसकी आवाज़ तेज़ हो गई और वो पूछने लगा, क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रिया ने रुंधे गले से कहना शुरू किया, सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि आज मैं नाश्ता नहीं बना पाऊंगी, आप बाहर से कुछ ले आइए। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम तो बस बहाने बना रही हो, चुपचाप मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तो मैंने बस इतना ही कहा कि पापा जी, मेरे घर में तो कोई बीमार रहे तो बाहर से नाश्ता आ जाता है। तो उन्होंने मुझे एक ज़ोरदार तमाचा मारते हुए कहा कि तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है और इस घर में जैसा मैं चाहूँगा वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर वो बाहर चली गई और तब से मैं दरवाज़ा बंद करके बैठी हूँ। अभी तुमने आके दरवाज़ा खोला तो मैं डर गई कि कहीं वो तो दोबारा नहीं आ गए। ये सुनते ही विकास की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो चुपचाप खड़ा रह गया। फिर उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में बोला, अभी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, तुम्हें बुखार है ना? इतना कहकर जैसे ही उसने उसकी हथेली को थामा तो उसे लगा जैसे उसने गर्म तवे को छू लिया हो। वो तुरंत ही उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और आराम करने के लिए कहा। वो घर आया तो उसने प्रिया के लिए खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खिलाकर उसे दवाई देकर आराम करने के लिए कहा। क्या इस घर में मेरी पत्नी का कोई सम्मान नहीं है? अगर वो बीमार है तो क्या एक दिन आराम नहीं कर सकती? दीपचंद जी का चेहरा पल भर के लिए कठोर हो गया। फिर उन्होंने गुस्से में भड़कते हुए कहा, तुम मेरे बेटे होकर मुझे सिखाने के लिए आए हो कि मुझे बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तुम्हारी पत्नी मुझे जवाब देती है, मेरे आदेश का पालन नहीं करती है और तुम उसका ही पक्ष ले रही हो। विकास बोला, पापा, मेरी पत्नी भी सम्मान के लायक है, आपको उस पर हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था। आप एक दिन अगर बाहर नाश्ता कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? आपको पता है उसे कितना तेज़ बुखार है और वो कितना रो रही थी। दीपचंद जी अपनी मूँछों पर ताव देते हुए बोले, बेटा, बहू के आंसू देखकर पिघलने वाला असली मर्द नहीं होता। तुम्हारी माँ भी शिकायत करते करते मर गई। अरे, औरतों को तो शिकायत करने की आदत होती है। तुम बहू की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। हाँ, मैंने उसे थप्पड़ मारा है और आगे भी जुबान लड़ाएगी तो और मारूंगा। जाओ, तुम भी उसे 2 हाथ लगाकर इस घर में उसकी औकात बता दो। मुझे देखकर भी तुम सीख नहीं पाए कि पत्नी को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए। अब तो विकास का सिर चक्कर खाने लगा था। बचपन से ही उसने पिता का ऐसा रूप देखा था कि वो कभी पिता से दिल से जुड़ ही नहीं पाया। दीपचंद जी का व्यक्तित्व हमेशा से ही अत्यंत कठोर और अकड़ वाला था। घर का माहौल हमेशा से ही सख्त था, जहाँ पर रिश्तों और खुशहाली के लिए कोई स्थान नहीं था। दीपचंद जी कभी भी अपनी पत्नी और बेटे के विचार, भावनाओं या इच्छाओं का सम्मान नहीं करते थे। विकास का बचपन बहुत ही संघर्ष भरा था। उसकी माँ हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। उसके पिताजी कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ उठा देते थे। घर का माहौल ऐसा था कि विकास के घर में घुसने की इच्छा ही नहीं होती थी। अब सोचकर वो हैरान रह जाता था कि उस समय माँ कैसे दिन भर घर के सारे काम भी निपटाती थी और पिता की तानाशाही भी सहती थी। शायद इसलिए जब विकास 14 साल का हुआ, उसी साल उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। आखिर वो भी पति का अत्याचार कब तक सहती? विकास इतना बड़ा तो हो गया था कि किसी तरह उसने पढ़ाई लिखाई पूरी की। बाद में उसकी मौसी ने अच्छा रिश्ता देकर विकास की शादी प्रिया से करवा दी थी। तब से उसके जीवन में पत्नी के प्रेम और स्नेह ने कदम रखा था और उसे अब ये ज़िंदगी थोड़ी आसान लगने लगी थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिताजी की तानाशाही प्रवृत्ति उसकी पत्नी पर भी भारी पड़ सकती है। दीपचंद जी को लगता था कि घर में जितने भी लोग हैं, सबको सिर्फ उनके आदेशों का पालन करना चाहिए और अगर कोई उनकी बात ना माने तो उसे कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने हमेशा विकास को और अपनी पत्नी को दबा के रखा और अब वो बहू को भी दबा के रखना चाहती थी। लेकिन विकास को ये बात हरगिज़ भी मंजूर नहीं थी। अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए उसने आवाज़ उठाते हुए कहा, पापा, मैं आपके जैसा नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ कठोर व्यवहार नहीं कर सकता।
आपने मेरी माँ को इतना प्रताड़ित किया, कम से कम अब तो सुधर जाइए। दीपचंद जी गुस्से से लाल हो उठे और कहने लगे, मेरे ही घर में खड़े होकर तुम मुझे ही सुना रहे हो? मैं तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगा, तो तुम कहीं रहने के लायक भी नहीं रहोगे। विकास की आंखें झुक गईं और वो भरे गले से बोला, आपके साथ रहने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। दीपचंद जी गुस्से से तिलमिला उठे और कहने लगे, तो निकल जाओ इसी वक्त इस घर से। मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे लोग मेरे घर में नहीं चाहिए जो मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएं। विकास तुरंत ही पलटकर अपने कमरे में गया और अपना ज़रूरी सामान पैक करने लगा। उसने प्रिया से कहा, अब तुम्हें कोई थप्पड़ नहीं मारेगा। प्रिया भी सारी बातें सुनकर हैरान थी। वो भी पैकिंग करने में पति की मदद करने लगी। दोनों ने उसी शाम घर छोड़ दिया। दीपचंद जी को लगा कि विकास ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया है तो उसे यही सज़ा मिलनी चाहिए। उनके घमंड और अहंकार ने उन्हें ये भरोसा दिला दिया था कि उन्हें बेटे बहू की परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, दीपचंद जी को एहसास हुआ कि अब उनके आसपास ऐसा कोई नहीं था जिस पर कि वो अपना आदेश झाड़ सके। हर सुबह घर में एक सूनी सी खामोशी रहती थी। ना तो रसोई में प्रिया की चूड़ियों की खनक सुनाई देती थी और ना ही शाम को बेटा घर आता था। घर में अब सिर्फ एक अजीब सी खामोशी और उदासी थी। दीपचंद जी अकेले पड़ चुके थे। कई बार वो आसपास के परिवारों को हंसते खेलते देखते थे तो उन्हें लगता था कि क्या परिवार के साथ रहने का कोई और तरीका भी हो सकता था जो मैंने इतने सालों में नहीं सीखा। कभी कभी उन्हें आत्मग्लानि महसूस होने लगी थी, लेकिन फिर उनका अहंकार उन पर हावी हो जाता था। पर धीरे धीरे उनका अहंकार हारने लगा था। एक दिन दीपचंद जी अकेले कमरे में बैठे थे कि तभी उन्हें अचानक अपने शरीर में असहनीय दर्द महसूस होने लगा। उनका सिर चकरा गया और उनके शरीर में कमजोरी छाने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हो रहा है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने एक मित्र को फ़ोन लगाकर सारी बातें बताईं। उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगी। बार बार उन्हें वो सारे गलत फैसले याद आने लगे जिनके कारण उनके परिवार के सदस्य एक एक करके उनसे दूर होते चले गए। उनका दर्द बढ़ने लगा और वो अचानक ज़मीन पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर सुन्न सा हो गया था। इस स्थिति में ना तो वो कुछ बोल पा रहे थे और ना ही कुछ कर पा रहे थे। उन्हें भयंकर अकेलेपन का अनुभव हुआ और उन्हें लगा, अगर मुझे इस वक्त कुछ हो भी गया तो देखने वाला कोई नहीं है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके मित्र डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लकवा मार गया है। ऐसे समय पर उनके मित्र ने विकास को फ़ोन करके आने के लिए कह दिया। वे दीपचंद जी को हॉस्पिटल लेकर चले गए। वो सोच रहे थे, क्या फ़ायदा हुआ इतने अहंकार का, जब ऐसे समय में हिलडुल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या यही मेरे कर्मों की सज़ा है? अब अपनी पत्नी, बेटे और बहू की यादें उन्हें कचोट रही थी। अब उनके पास कोई ताकत भी नहीं थी। उनका अहंकार, गुस्सा, घमंड सब खत्म हो चुका था। अब उनके जीवन में एक गहन पश्चाताप और अकेलापन समाहित हो चुका था। वो समझ चुके थे कि रिश्तों में सम्मान और प्यार ही सबसे ज़रूरी होता है और वो इसे कभी समझ नहीं पाए। धीरे धीरे उनकी सांसें धीमे पड़ने लगी। उन सांसों में एक करहा थी, जैसे वो खुद से कह रहे थे, उनका अहंकार, गुस्सा, घमंड सब खत्म हो चुका था। मैं सब कुछ खो चुका हूँ और अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। बेटे के आने से पहले ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। वो दिल से अपने बेटे और बहू से माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर पाने में सफल नहीं हुए। आज उनके शरीर ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, जैसे उनके रिश्ते छूटते चले गए थे। दीपचंद जी जिस चीज़ को हमेशा अपनी ताकत समझते थे, वो उनके लिए अभिशाप बन चुकी थी। अंतिम समय में उन्हें बहुत पछतावा था कि वो अपने रिश्तों को सही तरीके से संभाल नहीं पाए। विकास जब तक वहाँ पहुँचा तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। उसे बहुत दुख हुआ कि अहंकार की आग में जलकर पिताजी ने अकेलेपन की पीड़ा को चुना था और आज वो अकेले ही संसार से विदा भी हो गए थे। दोस्तों, ये कहानी एक कड़वी सच्चाई है कि अहंकार में जीने से न केवल रिश्ते टूटते हैं, बल्कि अहंकारी इंसान खुद को भी खोने की स्थिति में ले जाता है। इसलिए हमेशा रिश्तों में प्यार, सम्मान को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हमें सच्ची खुशी देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।